ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्द ओम। सभी को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं या हमारा वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ। और जैसा कि जानते हैं कि इस क्लास में टीजीटी, पीजीटी, आर्ट से संबंधित सभी भी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी की जाती है। तो जो आपके सगे संबंधी जानने वाले हैं उनको सूचित करें और सबसे कम शुल्क में बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का साधन आप लोग प्राप्त करें। देखिए, इसमें बहुत से लोगों की तरह तरह की कंडीशनें रहती हैं। बहुत लोग सब कि देखते हैं कैसा सेटअप है, डेमो क्लास में वो देखते हैं कि डिजिटल बोर्ड है कि नहीं है, तो शायद वो पढ़ाई नहीं देखते हैं, डिजिटल बोर्ड देखते हैं कि इन बच्चों के भविष्य से अब हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। पढ़ाई का कांट देखना चाहिए कि कैसा कॉन्सेप्ट तैयार है पढ़ाई का, तो पढ़ाई का माहौल देखना चाहिए, ना कि डिजिटल बोर्ड का। तो हमें तो तरह तरह के फ़ोन आते हैं। आज एक बच्चे ने फ़ोन किया था, तो उसने जो बात कही, तो उस माध्यम से आपको समझाना चाह रहा था कि आप लोग पढ़ाई का कभी किसी का भी डेमो देखिए, तो जो चीज़ आप देखने आए हैं, पढ़ाई जो आपके दिमाग में असर करती है कि नहीं करती है, इस चीज़ को आप देखा करें। और बाकी आप लोगों के विचार पर है क्या करना चाहेंगे। तो जैसा कि आप लोग क्लासों को विधिवत रूप से देख रहे हैं और हमारी क्लास विधिवत रूप से चल रही है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। कल जो 12 मई वाला ग्रुप था वो क्लोज हो चुका है। जितने भी बच्चे ऐड होना चाहते थे ऐड हो चुके हैं। अब न्यू बैच जब स्टार्ट होगा तब अन्य बच्चों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि बेहतर रिस्पांस है। बहुत सारे 3 ग्रुप हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, तो अब ज़्यादा संख्या की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट जो भी फीस रखी जाएगी उस हिसाब से बच्चों को पे करना पड़ेगा। तो अब आपसे हम क्लास की तरफ लेकर चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो आर्ट का जो मेन टॉपिक था, पहला कला का सामान्य परिचय, उसको हमने विधिवत पूरी तरीके से समाप्त किया। शायद ही कोई ऐसा कला का जो सामान्य परिचय है उस परिचय से कोई टॉपिक या क्वेश्चन रह जाए। तो आप लोग देखे हैं, उस पाठ्यक्रम को पढ़े हैं, आप लोग कमेंट में करके बताएं कि आप लोग को कॉन्टेक्ट जो दिया था, जो कॉन्सेप्ट आपने तैयार किया वो कैसा था और आप लोगों ने कैसा उस पर रिस्पॉन्स दिया है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ, मैंने पहला पड़ाव चढ़ लिया है, आज दूसरे पड़ाव पर हम चढ़ने वाले हैं। तो आज उसी की तैयारी में कुछ बच्चों की शिकायत थी, सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। प्यारे बच्चों, जब मैं माइक लगाता हूँ मेरी आवाज़ थोड़ा तेज़ है, तो मेरी आवाज़ इको करने लगती है, इसलिए मैं माइक नहीं लगाता हूँ। माइक हमारे पास ऑलरेडी रखी हुई है और मैंने एक बार वीडियो बनाया था तो आप लोगों के ही शिकायत पे कि सर आपकी आवाज़ इको कर रही है, मतलब बार बार साउंड कर रही है, तो उसे हमने निकाल कर रख दिया। साधारण बोलता हूँ और अगर आप हेडफोन लगा लेते हैं तो बेहतर और क्लियर आपको आवाज़ आती है, क्योंकि मैंने खुद उस वीडियो को अपने सुना है और देखा है। तो आप लोग उससे अगर वीडियो देखते हैं तो पढ़ाई का वीडियो है, हेडफोन लगाकर भी देख सकते हैं। और लाइट की समस्या थी तो हमने आज एक लाइट कम करवा दी है। कम लाइट में हो सकता है आपको बोर्ड पर क्लियर दिखाई दे, तो अगर आपको आज क्लियर दिखाई देता है तो आप मैसेज करके हमें बताएंगे कि ये क्लास कैसी रही। तो प्यारे बच्चों, समस्याएं चाहे जो भी हों, हमें उसे लड़ना सीखना चाहिए, लेकिन जिस समस्या का हल है उसे हल हमें निकालना ज़रूरी है। तो
जो हमसे हो सकेगा उस समस्या का हल हम निकालेंगे। लेकिन आप लोग भी ध्यान रखें कि आप पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, अन्य चीज़ों पर विशेष ध्यान ना दे करके। आपको अच्छी पढ़ाई मिल रही है, आप वीडियो हेडफोन लगाकर भी देख लेते हैं, थोड़ा कम दिखाई देता है तो आवाज़ सुनकर भी आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से क्रम चलता रहेगा। धीरे धीरे मैं ये अपना पूरा बोर्ड दूसरी जगह अगर सेट करूँगा तो अगर खुला रूम मिल गया तो उसमें आवाज़ को नहीं करेगी, तो मैं माइक के माध्यम से वीडियो आपको उपलब्ध कराऊँगा। तो काम चल रहा है, जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको न्यू वीडियो उसी पर देने वाला हूँ। तो अब बात करें, आज हम पहला जब स्टेप चढ़ जाते हैं तो दूसरा स्टेप आ जाते हैं हम इतिहास पे। प्यारे बच्चों, इतिहास, आज हम कला के इतिहास पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहले कला के इतिहास पर चर्चा करने से पहले प्यारे बच्चों हम इतिहास पे थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरी जो कला है वो इतिहास से जुड़ी हुई है। तो हम जब चर्चा करेंगे तो पहले इतिहास पे थोड़ी बात वार्तालाप करेंगे, उसके बाद हम आगे चल करके आप लोगों को कला का प्रागैतिहासिक काल आपको पढ़ाएंगे। तो हम सबसे पहले अगर बात करें तो प्यारे बच्चों आज इतिहास टॉपिक चलने वाला है। तो हमारे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बात कर लें इतिहास के 3 भाग। इतिहास के 3 भाग होते हैं। तो प्यारे बच्चों पहला, जैसा कि आप लोगों को हमने पहले बताया है, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरी अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों आद्य ऐतिहासिक काल। अगर तीसरी बात करें प्यारे बच्चों तो तीसरा ही हमारा आता है ऐतिहासिक काल। तो इस प्रकार आप लोग जानते हैं हमारे इतिहास का विस्तार बहुत अधिक है। इतना अधिक है कि हम उसको एक पुस्तक में नहीं पढ़ सकते। तो उसके लिए क्या किया गया, इतिहास के टुकड़े कर दिए गए। तो कितने टुकड़े आपके सामने दिखाई दे रहे हैं प्यारे बच्चों, आप देख करके बता सकते हैं कितने टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 3 टुकड़ों में हमारे इतिहास को बांट दिया गया, एक प्रागैतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो प्यारे बच्चों हम पहले आज प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। तो हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ने वाले हैं आज। तो हम बात कर लें, सब चीज़ों पे थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लें। तो प्रागैतिहासिक की अगर बात करें तो इस काल को हम कैसे समझेंगे कि तो ऐसा इतिहास का काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, सिर्फ अवशेष प्राप्त हुए। सिर्फ ये पता चलता है कि कोई तो था उस समय, कोई तो था उस समय, लेकिन कोई लिखित साक्ष्य उसका हम लोगों के पास नहीं है। तो ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य ना हो वो होता है प्रागैतिहासिक काल। हम बात करें आद्य ऐतिहासिक काल की, तो ये एक ऐसा काल है जिसके टाइम पीरियड लिखित साक्ष्य मिले तो, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जिसमें लिखित साक्ष्य मिले तो लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। हम इनके काल में साक्ष्य तो पाए लेकिन उन साक्ष्यों का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि हम इन काल के साक्ष्यों को पढ़ नहीं सके। तो ये हमारा हो जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। और जो ऐतिहासिक काल है प्यारे बच्चों, इसमें जो साक्ष्य मिलते हैं वो पढ़े भी जा चुके हैं, तो वो हमारा कहलाता है ऐतिहासिक काल। तो इस तरह से हमारे प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक कालों में
3 भागों में इतिहास को बांट दिया गया। अब अगर हम बात करें कि एक प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो इसको भी प्यारे बच्चों 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। प्रागैतिहासिक काल को हम प्रस्तर युग भी कहते हैं, प्रस्तर युग भी कहते हैं। जो बच्चे इस नाम से जानते हैं तो याद रखेंगे। अब अगर हम बात करें तो इसके 3 भाग कौन कौन से हैं, तो इसी को प्यारे बच्चों पाषाण काल भी नाम दिया गया। कौन सा? पाषाण काल नाम दिया गया। ये पाषाण नाम क्यों दिया गया? तो पाषाण मीन्स होता है पत्थर। तो ये समय जो था, तो इस समय पर आदिमानव रहता था। आदिमानव गुफाओं में और पत्थरों की गुफाओं में, कंदराओं में आदि जगहों पर रहता था और पत्थर से उसका जुड़ाव ज्यादा था। पत्थर के औजार बनाता था, उसी से शिकार करता था, वही गुफाओं में पत्थरों की रहता था। तो इसलिए इसे पाषाण काल यानी पत्थरों का युग माना जाता है। तो प्यारे बच्चों इसी को पाषाण युग के नाम से भी जान सकते हैं, प्रस्तर युग जान सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल जान सकते हैं। तो हम बात करें इनके 3 भागों की, तो प्यारे बच्चों एक होता है पुरा पाषाण काल। पहला जो होता है वो है पुरा पाषाण काल। अगर हम दूसरे की बात करें तो प्यारे बच्चों मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। अगर प्यारे बच्चों तीसरे नंबर की बात करें तो इसे कहते हैं हम उत्तर पाषाण, उत्तर या यहाँ कह सकते हैं नव पाषाण काल। तो इन 3 भागों में प्रागैतिहासिक काल को हमें पढ़ना है, क्योंकि ये 3 भागों में बटा हुआ था और इसमें तीनों से क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर हम बात करें तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे टीजीटी और पीजीटी। प्यारे बच्चों इस चैप्टर को हम किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन नहीं 10 क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में। तो ये मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम बारीकी से छोटे छोटे खंडों में पढ़ेंगे, ये चैप्टर छूटना नहीं चाहिए। तो प्रागैतिहासिक काल से हम, क्योंकि देखिए ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये एक हमारा जो उस समय का टाइम पीरियड है जब आदिमानव को लिखना, बोलना, अपने विचार प्रकट करना आदि कुछ भी नहीं आता था। तो वो अपनी विचारों को प्रकट करने के लिए किसी ना किसी माध्यम का सहारा लिया। वो सहारा कोई भी हो सकता है, तो उसने चिन्हों का सहारा लिया। अपने बात, अपने विचारों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उसने कंदराओं यानी गुफाओं की जो छत होती है, उसकी दीवारें होती हैं, उन दीवारों पर उसने कुछ चिन्ह अंकित किए। वही चिन्ह आगे चल करके हमारी लिपि का काम करते हैं, जिससे हमारी वर्णमाला का विकास होता है। तो आप प्यारे बच्चों इसको हम कतई नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इतिहास का हमारा शुभारंभ यानी हमारे जो चित्रों का शुभारंभ इसी चैप्टर से होने वाला है। तो हम इसको तोड़ तोड़ के सब कुछ एक एक स्टेप पर खत्म करते चलेंगे। तो बात आती है, यहाँ से हम क्वेश्चन तैयार करते हुए चलते हैं कि कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो अगर हम बात करें तो पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड प्यारे बच्चों हम देख लें, क्योंकि इस टाइम पीरियड को बहुत ध्यान से देखना है। तो ये प्यारे बच्चों 30,000 ईसा पूर्व से 2500 यानी 2500
ईसा पूर्व तक इसका समय टाइम पीरियड माना जाता है। प्यारे बच्चों, ये टाइम पीरियड सब लोग याद रखेंगे कि पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड जो आर्ट की यानी चित्रकला की, वैसे तो इस पे तमाम लेखकों के अपने अपने विचार हैं प्यारे बच्चों, लेकिन हम इतिहास की दृष्टि से जो इतिहास और हमारी कला की बुकों में जो साक्ष्य मिलता है, सबसे अधिक साक्ष्य इन्हीं टाइम पीरियडों पर मिलता है, इसलिए मैं आपको ये टाइम पीरियड बता रहा हूँ। और यही टाइम पीरियड क्लियर भी माना गया है अधिकतर। तो हम बात करें मध्यकाल की, तो ये 25 तक चला। तो प्यारे बच्चों, इसको 2500 से 2500 ईसा पूर्व से ये आ जाता है प्यारे बच्चों 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व। तो ये टाइम पीरियड हमारा रहता है 3000 से 2500, और ये टाइम पीरियड रहता है 2500 से 10,000 ईसा पूर्व। अगर हम अब इसकी बात कर लें तो ये 10,000 ईसा पूर्व से ये हमारा टाइम पीरियड रहता है 3000 ईसा पूर्व। तो प्यारे बच्चों, ये टाइम पीरियड आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको नोट करके अब आप इम्पॉर्टेंट नोट्स जो हैं उनको कंप्लीट तरीके से बनाना शुरू करेंगे, कोई क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि मैं इस चैप्टर से ज़बरदस्त टेस्ट लेने वाला हूँ, क्योंकि इससे मैं कई सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आपको दूंगा कि इससे कोई क्वेश्चन प्यारे बच्चों छूट ना जाए, क्योंकि इसको हमें अच्छी तरीके से तैयार ही करना है। तो आप लोग इसको कतई बिल्कुल नोट्स बनाएंगे अपने सुटेबल, और हम भी इस पे आपको अच्छे नोट्स प्रदान करेंगे। तो हम बात कर लें इस टाइम पीरियड की, तो आपके सामने जो टाइम पीरियड लिखा है इसको नोट करेंगे। अब हम थोड़ा चर्चा करते हैं अन्य चीज़ों पर। तो सबसे पहले हम बात कर लें पूरा पाषाण काल, क्योंकि इसी से हम उद्घाटन करने वाले हैं इस काल को। तो पूरा पाषाण काल में आदिमानव युग था, सभी लोगों को पता है। पहले जो पत्थर युग या पाषाण युग हो था, यानी पहले वाला पूरा वाला जो काल था वो आदिमानव युग था। तो इस समय मुख्य जो इनका व्यवसाय कह सकते हो या माध्यम कह सकते हो, वो प्यारे बच्चों आखेट था। क्या था? आखेट। अब यहाँ पर हम थोड़ा आपसे चर्चा करेंगे। आखेट का मतलब शिकार होता है, तो आखेट का मतलब शिकार यहाँ पर है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो आदिमानव था वो निर्भर था प्यारे बच्चों आखेट पर, लेकिन कुछ किताबें बताती हैं इसमें कि वो खाद्य सामग्री आदि संग्रह रखने के लिए भी जाना जाता था। तो प्यारे बच्चों ऐसा नहीं था। तो प्यारे बच्चों इस आखेट का मतलब होता है शिकार। तो आप सब लोग जानते हो हमारा जो पूरा पाषाण काल था वो आदिमानव युग था। उस समय आदिमानव सिर्फ शिकार पर निर्भर था, उसे किसी भी चीज का ज्ञान ही नहीं था कि वो भोजन रखे और बचाए, उसका संग्रह करे। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ किताबों में सिर्फ ऐसा बताया गया है कि उसका एक माध्यम ये भी था कि वो खाद्य संग्रह भी करता था। तो कुछ किताबों में ऐसा है, लेकिन आखेट उसका मुख्य कारोबार था, कार्य था। तो पूरा पाषाण काल को हम इस चीज से जरूर अवगत करा देंगे, आखेट। तो हम बात कर लें, अगर थोड़ी और चर्चा अगर कर लें तो इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं, तो विशेषताओं पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इस इतिहास की। तो इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इतिहास के जनक अगर हम विश्व स्तर पर देखते हैं तो प्रिय बच्चों आप जानते होंगे हेरोडोट्स जो थे वो
इसके इतिहास के जनक माने जाते हैं। अगर हम बात करें ये रहने वाले कहाँ के थे, तो प्यारे बच्चों ये यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के? यूनान के रहने वाले थे। अगर और इस पे चर्चा कर लें तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी हेरोडोट्स की? तो हिस्टोरिका पुस्तक थी प्यारे बच्चों, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक पुस्तक इनकी थी। इसी पुस्तक के जरिए इन्हें इतिहास का जनक माना जाता है। तो हम और भी चर्चा आगे थोड़ी कर रहे हैं, क्योंकि इसको थोड़ा साफ कर लें, क्योंकि पूरी वार्ता अभी हमें करनी है। तो हम पूरा पाषाण काल पे ही चर्चा करेंगे अभी, क्योंकि ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया इतिहास का इतिहास कि उसके जनक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी पूछा गया है। तो हेरोडोट्स हैं इनके, जो यूनान के रहने वाले थे, और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो थी हिस्टोरिका पुस्तक थी, जिसकी वजह से इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। अगर हम बात करें, यहाँ पर टॉपिक वाइज बात करते रहते हैं, तो यहाँ पर बात अगर हम करें भारत में इतिहास का जनक, तो भारत में इतिहास का जनक प्यारे बच्चों मेगास्थनीज को कहा जाता है। मेगास्थनीज को कहा जाता है। भारत में इतिहास का जनक मेगास्थनीज को कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग या कुछ किताबों में भारत के अगर बात करें, ये तो विदेशी हो गए हमारे भारत के इतिहास के जनक। अगर भारतीय मूल की अगर बात करता है तो प्यारे बच्चों वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी को भी इतिहास का जनक माना जाता है। तो ये भारत के मूल निवासी हैं। भारत के अगर बात करें तो वेद व्यास जी है। ऑप्शन आप देख करके आप टिक कर सकते हैं। और अगर बात करें भारत में इतिहास का जनक जो कहा गया है मेगास्थनीज को कहा जाता है। अगर बात कर लें तो भारत में सर्वप्रथम इतिहास का प्रयोग कब हुआ? तो महाभारत पुस्तक आप लोग जानते होंगे। महाभारत पुस्तक में सर्वप्रथम इतिहास शब्द आया है, प्रयोग किया गया। तो प्यारे बच्चों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीजें हैं, जो शायद ही कोई बताता हो, जिससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो इन चीजों को हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो अगला अगर हम बात कर लें तो ये महाभारत पुस्तक है जो सर्वप्रथम इतिहास शब्द का प्रयोग किया गया था। अगर प्रागैतिहासिक काल की बात कर लें तो प्रागैतिहासिक शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, ये क्वेश्चन आ जाता है। प्रागैतिहासिक शब्द जो है वो सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो डेनियल विल्सन नाम के एक डेनियल विल्सन प्यारे बच्चों डेनियल विल्सन जो हैं, इन्होंने सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग किया है। तो इस चीज को हम जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, हमें उस शब्द का प्रयोग जरूर पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम किसने किया था। तो अगर बात करें ये डेनियल विल्सन कहाँ के रहने वाले थे? तो
स्कॉटलैंड के ये रहने वाले थे प्यारे बच्चों। और अगर बात करें इनकी पुस्तक कौन सी प्रसिद्ध हुई है, तो इनकी पुस्तक बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, तो सभी लोग याद रखेंगे। आर्कियोलॉजी एंड prehistoric archaeology and prehistoric annals of स्कॉटलैंड, ये इनकी पुस्तक का नाम है प्यारे बच्चों। तो सभी याद रखेंगे। प्रागैतिहासिक शब्द सर्वप्रथम डेनियल विल्सन जो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, इनकी अगर प्रसिद्ध पुस्तक पूछे जिनकी वजह से इन्हें प्रागैतिहासिक जो ये शब्द जिसमें प्रयोग हुआ वो आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एनाल्स ऑफ स्कॉटलैंड नामक पुस्तक है। अगर इसका सन भी पूछ लेता है तो आप लिख सकते हैं 1851 में प्यारे बच्चों इसका प्रयोग सर्वप्रथम इस किताब में प्रागैतिहासिक शब्द का किया था। तो ये चीज़ें हम बिल्कुल याद करते हुए रहेंगे, क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन छूटे ना। हम अगली बात कर लेते हैं, थोड़ा बोर्ड साफ कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? पुरा पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल के अगर हम चर्चा और भी कर लें थोड़ा बढ़ा के, प्रागैतिहासिक काल की जैसे चर्चा कर लिया कि प्रागैतिहासिक शब्द सर्वप्रथम डेनियल विल्सन ने किया था 1851 में। अब हम बात कर रहे हैं पुरा पाषाण काल की, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो पुरा पाषाण काल के जो जनक हैं उनका नाम आप लोग भी सुने होंगे, रॉबर्ट ब्रुसफुट। ये पुरा पाषाण काल के जनक माने जाते हैं। अब बात कर लें, थोड़ी चर्चा यहाँ पर, पुरा पाषाण काल के जनक इनको क्यों कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों इन्होंने ही सर्वप्रथम जो पाषाण की खोज की वो भी खोज भारत में की थी। भारत में इन्होंने पाषाण की जो खोज की, पाषाण मतलब पत्थर के औजारों की खोज सर्वप्रथम ये रॉबर्ट ब्रुसफुट ने की थी। तो पाषाण की जो खोज की वो भी भारत में हुई थी, तो इसीलिए इन्हें पुरा पाषाण का जनक कहा जाता है। तो ये खोज कब की थी? 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में इन्होंने पाषाण पत्थर के औजार, पाषाण मतलब पत्थर के औजार। अगर बात आए पत्थर के औजार में किस चीज की खोज की थी, तो हस्तकुठार बोले तो कुल्हाड़ी। वो भी कैसी कुल्हाड़ी? हत्थे वाली कुल्हाड़ी, हाथ से जो चलाई जाती थी वो हस्तकुठार सबसे पहले रॉबर्ट ब्रुसफुट ने 1863 में भारत में इसकी खोज की थी। तो अगर भारत में बात करें तो प्यारे बच्चों कभी कभी आ जाता है भारत में कहाँ पर की थी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे भारत में
मद्रास के पास एक जगह है पल्लावरम। पल्लावरम जगह जो है, यहाँ से उन्होंने ये कुल्हाड़ी जो होती है, कुठार जिसे बोलते हैं, उसकी खोज की थी। इसलिए पूरा पाषाण काल का जनक रॉबर्ट ब्रुसफुट को माना जाता है। अगर हम बात करें आदिमानव को विद्वान अपनी भाषा में किस नाम से जानते थे, तो आदि मानव को जो विद्वान या कह सकते हो वैज्ञानिक अपनी भाषा में क्या कहते थे, तो क्वार्टिजाइट मैन, ये वैज्ञानिक नाम आदिमानव के लिए प्रयोग किया था। तो इस चीज को भी जान लेंगे। मान लेते हैं क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर बात करें विश्व में प्रागैतिहासिक काल का साक्ष्य सबसे पहले तो विश्व में प्रागैतिहासिक काल का, ये तो भारत की बात हो गई। विश्व में प्रागैतिहासिक काल का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो प्रागैतिहासिक काल का साक्ष्य बात करें तो आप लोगों ने सब लोगों ने सुना होगा स्पेन की गुफा है, स्पेन की गुफा अल्टामीरा जो गुफा है, उससे सर्वप्रथम स्पेन की गुफा में जो विश्व प्रागैतिहासिक काल का साक्ष्य जो प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, करें अगर भारत में यही चीज, अब जब विश्व की बात कर रहे हैं तो भारत में भी प्रागैतिहासिक काल का साक्ष्य अगर बात करें तो सर्वप्रथम कहाँ मिला, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर। अगर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल का साक्ष्य मिलता है। अगर इन दोनों का सन पूछे तो सिर्फ 1 साल का अंतर है, क्योंकि ये 1879 में इसकी ये साक्ष्य मिले और ये 1880 में इसके साक्ष्य मिलते हैं भारत में, और 1 साल पहले मिल चुके होते हैं स्पेन की गुफा अल्टामीरा। अगर यहाँ हम बात कर लें तो अपने यहाँ इससे भी 12 वर्ष पहले खोज हो चुकी थी, लेकिन इतिहास की बात करें तो इतिहास उसी साक्ष्य को मानती है जिसका कोई प्रमाण या साक्ष्य होता है। इतिहास हम उसी को कहते हैं जिसका कोई एक प्रमाण साक्ष्य प्राप्त हो। तो उस समय कोई ज़्यादा उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया और उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई, तो उस सन को हम लोग नहीं मानते हैं। इसलिए सबसे पहले अगर विश्व में प्रागैतिहासिक काल का साक्ष्य फिर माना जाने लगा तो वो स्पेन की गुफा 1879 ईस्वी की बात है। और अगर बात करें भारत में तो उत्तर प्रदेश उसके 1 साल बाद मिर्जापुर में 1880 में ये साक्ष्य प्राप्त हुए। अब हम बात कर लें कि प्रागैतिहासिक काल की कला का मुख्य विषय क्या था, तो सभी लोग जानते हैं, हमने ऊपर बताया था अभी, आखेट। क्या प्यारे बच्चों, आखेट। अगर मुख्य विषय बात करें प्रागैतिहासिक काल का तो सभी बच्चे बताएंगे आखेट, या कह सकते हो शिकार, तो ये 2 चीजों में से आप मुख्य अगर आधार बता दें, यानी मुख्य जो विषय था वो आखेट था। और जानवरों का आखेट, जिसमें बहुत सारे जानवरों के नाम आते हैं, जैसे बारहसिंगा, गैंडा, हाथी
और हिरण आदि के शिकार ये सभी लोग करते थे। अगर हम इस प्रागैतिहासिक काल की शैली को बात करें कि उस समय की शैली को क्या कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों जो वो शैली थी वो आदिम शैली थी। आदिम, क्योंकि आदिमानव के समय की शैली थी तो आदिम शैली के नाम से उसको हम जानते हैं। तो आदिम शैली जो थी वो शैली उस समय प्रागैतिहासिक काल में चलती थी। तो अगर हम बात कर लें और रंग की तो खनिज रंग, प्यारे बच्चों, खनिज रंग जो खनिज से बनाए जाते थे, जिसमें गेरुहा रंग बहुत प्रसिद्ध था। और बात करें और भी कलरों का प्रयोग करते थे, और भी रंगों का प्रयोग करते थे। वो जानवरों की चर्बी का जो तेल होता है उसमें मिला करके अन्य कलर बनाते थे, उनका भी प्रयोग करते थे। लेकिन बात करेंगे तो खनिज रंगों का प्रयोग सभी बच्चे याद रखेंगे। अगर प्रागैतिहासिक काल में रंगों की बात होगी तो खनिज रंगों की बात होगी, जिसमें गेरुहा रंग सर्वप्रथम, उसके बाद जानवर की चर्बी के तेल में मिला करके अन्य रंगों को भी बना लेते थे। अगर धरातल की बात कर लें कि उस समय धरातल कौन सा था जिस पर चित्रकारी की जाती थी, तो धरातल जो बात करें वो गुफा की दीवार या छत या खुली चट्टानें, इनमें से कोई भी बात अगर आती है तो गुफा हो सकती है, गुफा की दीवार हो सकती है, छत हो सकती है, खुली चट्टानों पर ये चित्रकारी प्रागैतिहासिक काल में देखने को जो गुफाओं से मिलती है उससे पता चलता है। तो ये चीजें मेन इम्पॉर्टेंट था जो प्रागैतिहासिक काल में। अभी हम और चर्चा करते हैं, थोड़ा 2 मिनट का टाइम सिर्फ इस बोर्ड को साफ करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, अभी हमारी वो प्रागैतिहासिक काल पे चर्चा चल रही थी। तो उस समय अगर हम बात करें तो प्रागैतिहासिक काल के टाइम में सभी जितने भी आदिमानव थे सभी चित्रकारी नहीं करते थे। कुछ विशेष व्यक्ति ही चित्रकारी करते थे। हम बात प्रागैतिहासिक काल की कर रहे हैं, लिखे नहीं, लेकिन सब लोग ध्यान रखेंगे। तो विशेष व्यक्ति ही चित्रकारी उस समय करते थे प्रागैतिहासिक काल में, जिन्हें ओझा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ओझा कहा जाता था। प्यारे बच्चों, अगर उन चित्रकारों को क्या कहते थे नाम? ओझा नाम दिया जाता था। तो अगर अन्य बात कर लें तो यहीं पर हम बात कर लें, प्रागैतिहासिक काल में जानवरों के चित्र बड़े बनाए जाते थे, जबकि मानव आकृति छोटी होती थी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो जानवरों के चित्र बड़े बनाए जाते थे और जबकि मानव की आकृति छोटी बनाई जाती है, इससे क्या प्रतीत होता है? इससे ये प्रतीत होता है, इससे ये अनुमान लगाया जाता था कि उस समय का जो मानव था वो जानवरों से डरता था, उसके भय से वो घबराता था
शायद इसी वजह से, हम कल्पना के आधार पर कह सकते हैं, शायद इसीलिए जानवरों के बड़े चित्र और मानव आकृतियां हमेशा छोटी रहती थी। तो हम ये केवल हम आशा कर सकते हैं कि ऐसा होता होगा, बाकी इसका कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन जबकि ये था कि जानवरों के चित्र बड़े बड़े बनाए जाते थे, विशाल होते थे, जबकि मानव आकृतियां वो लकीरों के माध्यम से छोटी छोटी बनाई जाती थी। तो और अगर अब बात कर लें पूरा पाषाण काल की विशेषताओं पर, क्योंकि तो पूरा पाषाण काल की विशेषताएं, तो प्यारे बच्चों हम विशेषताओं को भी देख लेते हैं इसी में। तो विशेषता अगर बात करें नंबर 1 की, तो विशेषताओं में सबसे पहले हम बात करें पूरा पाषाण के मानव ने आग की खोज की, आग की खोज की, ये पहली विशेषता। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरी अगर चर्चा करें तो नए चकमक उद्योगों का प्रयोग, नए चकमक उद्योगों का प्रयोग। 3 नंबर की करें तो विशेषताओं में और हम क्या कह सकते हैं कि आधुनिक मानव का जन्म हो चुका था, आधुनिक मानव का जन्म हो चुका था। अब प्यारे बच्चों यहाँ आधुनिक मानव क्या, पहले वाला मानव जो था वो आदि मानव था, जो आधुनिक मानव था उसे होमो सैपियंस जो था उस मानव का विकास हो चुका था। कहने का मतलब जन्म का विकास हो चुका था। तो अगली अगर हम बात कर लें 4 नंबर की, एक विशेषता तो आग की खोज, दूसरी हो गई नए चकमक उद्योगों का प्रयोग, और तीसरी अगर हो गई तो आधुनिक मानव का जन्म हो चुका था जिसे होमो सैपियंस आप नाम देते हैं। और औजार की बात करें, औजार का प्रयोग सबसे अधिक जो होता था वो हस्त कुठार और एक होता था क्या उसको कहते हैं खंडक, जिसे गड़ासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गड़ासा। तो औजारों में 2 प्रकार के औजार, हस्त कुठार और खंडक, जिसे गड़ासा बोलते हैं, ये प्रयोग करते थे। और अगर बात कर लें तो 5 नंबर में, तो भारत में सबसे पहले हस्त कुठार, ये तो हमने आपको बता ही दिया। भारत में जो हस्त कुठार सबसे पहले मिला था वो ब्रशफुट जो थे उन्होंने खोज की थी। कहाँ? मद्रास के पल्लावरम जगह पर हस्त कुठार मिली थी। और ये अगर बात करें तो सोहन नदी के किनारे जो प्राप्त हुई थी। तो प्यारे बच्चों ये जरूर याद रखना, क्योंकि हस्त कुठार जो है सबसे पहले भारत में अगर बात करें तो मिली थी सोहन नदी मद्रास के समीप पल्लावरम में। तो आप लोग सभी याद रखेंगे। और पशु की हड्डी से बनी मूर्ति जो होती है, एक मिलती है पशु की हड्डी से बनी मूर्ति जो मिलती है वो लोहंदा नदी के समीप जो है मिलती है।
लोहंदा नदी, या उसे हम नदी, कहीं कहीं नाला भी आता है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, ये नदी या नाला में से लोहंदा नाला के समीप जो है उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से प्राप्त हुई। पशु की हड्डी से बनी मूर्ति जो है वो लोहंदा नदी, नाला नदी या कुछ भी हो, उत्तर प्रदेश बेलन नदी, नाला का प्रयोग ज़्यादा होता है इसलिए नाला हमने लिख दिया है। तो कहीं कहीं नदी है, कहीं कहीं नाला है, तो लोहंदा नदी या नाला जो भी है वो आप लोग समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी के पास ये पशु की हड्डी से बनी मूर्ति को प्राप्त किया गया। अगर हाथी का सबसे बड़ा जीवाश्म कहें तो मध्य प्रदेश के हथनौरा में हुआ। तो हाथी का जीवाश्म अगर बात करें 6 नंबर, तो हाथी का सर्वप्रथम जो जीवाश्म जो प्राप्त हुआ तो वो मध्य प्रदेश के हथनौरा से प्राप्त होता है प्यारे बच्चों। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें आप लोग नोट भी करते रहेंगे। जितना मुझे आज याद आता जाता है उतना आपको बताते हैं, क्योंकि इसका इतिहास का साक्ष्य बहुत बड़ा है। जिधर आप चले जाएंगे उधर बहुत लंबी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, जो सभी लोग करते हैं कि इतिहास ही पूरी नहीं पढ़नी है, हमें कला से संबंधित चीज़ें पढ़नी हैं। तो ये हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, हाथी का सर्वप्रथम जीवाश्म इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन इस तरह के पूछ लिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही आप लोग तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसी टॉपिक से कुछ कवर करते हैं।